सोचिए, हम सब ने ये देखा है, पार्क में, नदी के किनारे, किसी पहाड़ी पर भी हर जगह प्लास्टिक की बोतलें और रैपर। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी दुनिया का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाता है, क्यों प्रकृति की बनाई चीजें जैसे पत्ते या लकड़ी वो तो समय के साथ मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन इंसानों का बनाया प्लास्टिक वो सदियों तक जस का तस पड़ा रहता है। आज हम इसी सवाल के जवाब में हुई एक नई और कह सकते हैं बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक खोज की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित साइंस डेली का एक हालिया लेख है और ये खोज पूरी तरह से प्रकृति से प्रेरित है। ये शायद हमेशा के लिए रहने वाले इस फॉरएवर प्लास्टिक का अंत कर सकती है। और हाँ, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है कि ये किसी और नए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में नहीं है। अच्छा। हाँ, जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, ये वैसा नहीं है। ये उससे कई ज्यादा बड़ा और मतलब एक बुनियादी बदलाव है। ये असल में मटेरियल्स को डिजाइन करने के तरीके को ही बदलने की बात है। एक ऐसा तरीका जिससे प्लास्टिक को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, लेकिन साथ ही उसमें एक एक्सपायरी डेट भी प्रोग्राम की जा सके। वाह, ये तो समस्या को साफ करने के बजाय उसे पैदा ही ना होने देने जैसा है। बिल्कुल। चलिए, इसी सोच को पकड़कर शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी हाईटेक लैब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम जगह से होती है। रटकर्स के एक केमिस्ट यूवे गू न्यूयॉर्क के एक पार्क में टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र पगडंडी पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों और पास की झील में तैरते कचरे पर पड़ी। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हम सब देखते हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक अलग नज़रिए से देखा। बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग देखकर अफसोस करते हैं या शायद गुस्सा होते हैं, लेकिन एक केमिस्ट होने के नाते उन्होंने उस कचरे में एक रासायनिक पहेली देखी। उन्होंने सोचा कि प्रकृति भी तो पॉलीमर बनाती है और वो तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। पॉलीमर मतलब वो लंबी चेन वाले अणु जिनसे हर चीज बनी है, पेड़ों का सेल्यूलोज, हमारा डीएनए, प्रोटीन और हाँ, प्लास्टिक भी। हाँ, वही। तो उस पल उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने अपनी विशेषज्ञता यानी केमिस्ट्री को इस आम समस्या से कैसे जोड़ा? क्या उन्हें उसी वक्त यह एहसास हुआ कि जवाब कहाँ छिपा है? हाँ, एक तरह से वो आहा क्षण था। उन्होंने सोचा कि प्रकृति के बनाए पॉलीमर्स जैसे प्रोटीन या डीएनए अपनी बनावट में ही एक एग्जिट स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब बाहर निकलने की रणनीति। हाँ, उनकी रासायनिक संरचना में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सही समय आने पर या सही सिग्नल मिलने पर उन्हें टूटने और प्रकृति में वापस घुलने मिलने में मदद करती हैं। वहीं इंसानों के बनाए सिंथेटिक प्लास्टिक को सिर्फ मजबूत और टिकाऊ होने के लिए डिजाइन किया गया था। हमने उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं कि खत्म कैसे होना है। अच्छा। यूए गो को पार्क में यही एहसास हुआ कि फर्क केमिस्ट्री में ही छिपा है। यानी हमने एक ऐसा सैनिक बना दिया जिसे लड़ना तो सिखाया, पर ये नहीं बताया कि लड़ाई खत्म होने पे घर वापस कैसे आना है। हाँ, कह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर हम प्रकृति की इस अंदरूनी तरकीब की नकल करें? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है ना? यहीं से असली इनोवेशन शुरू होता है। उन्होंने सिंथेटिक प्लास्टिक को भी प्राकृतिक पॉलीमर की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करने का तरीका खोजना शुरू किया। उनका लक्ष्य था प्लास्टिक की मजबूती और उपयोगिता से समझौता किए बिना उसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद को खत्म करने का मैकेनिज्म डालना। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब आप किसी चीज को मजबूत भी बना रही हैं और साथ ही उसे आसानी से टूटने लायक भी। ये दोनों बातें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं। और इसीलिए ये खोज इतनी खास है। इसे समझने के लिए सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बताइए। सोचिए, आप एक कागज को फाड़ना चाहते हैं। अगर आप उसे पहले से एक जगह पर मोड़कर एक क्रीज बना दें तो वो उसी मोड़ या क्रीज से बहुत आसानी से फट जाता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे गिफ्ट रैप को फाड़ने के लिए पहले नाखून से एक निशान बना देते हैं। कमाल है कि यही आइडिया मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन आप अणुओं को मोड़ते कैसे हैं? बेहतरीन सवाल। यहीं पर केमिस्ट्री का कमाल है। उन्होंने प्लास्टिक की आणविक संरचना मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इस तरह से व्यवस्थित किया कि उसमें पहले से ही एक कमजोर बिंदु या वो क्रीज बन जाए। अच्छा। प्लास्टिक जिन अणुओं की लंबी माला से बना है, उस माला के कुछ मणकों को उन्होंने एक खास तरीके से पिरोया। ये तरीका प्लास्टिक को इस्तेमाल के दौरान मजबूत रखता है, लेकिन जब उसे टूटने का सिग्नल मिलता है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट या कोई खास केमिकल,
तो वो माला उसी खास जगह से टूट जाती है और प्लास्टिक सामान्य से हजारों गुना तेजी से बिखर जाता है। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? मतलब प्लास्टिक बनाने वाले अणु वही हैं, आपने बस उन्हें एक खास पैटर्न में लगा दिया है, जैसे ईंटों को सीधी लाइन में रखने के बजाय जिगजैग पैटर्न में रखना, जिससे एक कमजोर लाइन बन जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। प्लास्टिक की कुल रासायनिक संरचना वही रहती है, उसकी मजबूती, उसका लचीलापन, उसकी सारी खूबियां वैसी ही रहती हैं। जब तक उसे एक्टिवेट ना किया जाए। जब तक कि उसे खत्म होने के लिए एक्टिवेट ना किया जाए। ये किसी जासूसी फिल्म के उस कागज की तरह है जो संदेश पढ़ने के बाद अपने आप जलकर राख हो जाता है। संदेश पहुंचाने तक वो एक सामान्य कागज ही होता है। ये तो कमाल है। तो इसका हमारी दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ गलने वाले प्लास्टिक से कहीं ज्यादा है। जैसा आपने शुरू में कहा, ये प्रोग्राम करने योग्य प्लास्टिक है। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। असल में इसका क्या मतलब है? क्या हम सच में एक प्लास्टिक की बोतल पर टाइमर लगा सकते हैं? असल में हाँ। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है नियंत्रण का स्तर। वैज्ञानिक केवल रासायनिक समूहों की स्थानिक व्यवस्था मतलब स्पेशल अरेंजमेंट में मामूली बदलाव करके ये नियंत्रित कर सकते हैं कि प्लास्टिक कितने समय में घुलेगा। सच में? हाँ, ये कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी, या कई सालों का भी। ये पूरी तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम भविष्य में एक दूध का पैकेट खरीद सकते हैं जिस पर लिखा हो ये पैकेट इस्तेमाल के 15 दिनों बाद अपने आप खुल जाएगा। बिल्कुल, यही इसका लक्ष्य है। इससे हर इस्तेमाल के हिसाब से प्लास्टिक की उम्र तय की जा सकती है। खाने की पैकेजिंग, जिसे शायद कुछ हफ्तों तक टिकने की जरूरत है, दवा के पत्ते, जिन्हें कुछ महीनों तक चलना होता है, या फिर कार के डैशबोर्ड या लैपटॉप की बॉडी जैसे पुर्जे, जिन्हें कई सालों तक मजबूत रहना होता है। हाँ, हर प्रोडक्ट के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक बनाया जा सकता है। ये एक साइज सबको फिट वाले प्लास्टिक का अंत है। और इसे एक्टिवेट करने वाले ट्रिगर भी बहुत सामान्य हैं। आपने पराबैंगनी प्रकाश मतलब यूवी लाइट या कुछ धातु आयनों का जिक्र किया। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जब हम मेटल आयन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी भी धातु के संपर्क में आने से टूट जाएगा? मतलब अगर मेरा प्लास्टिक का कांटा किसी सिक्के से छू गया तो क्या वो बिखर जाएगा? नहीं, ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। ये इतना संवेदनशील नहीं है। अच्छा। इसके लिए खास तरह के धातु आयनों की जरूरत होती है, वो भी एक खास कॉन्सेंट्रेशन में और अक्सर किसी घोल या नमी वाले वातावरण में। ये एक नियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है, कोई आकस्मिक घटना नहीं। इसी तरह यूवी लाइट का मतलब भी ये नहीं है कि कमरे की रोशनी में रखते ही ये गलना शुरू हो जाएगा। तो फिर कैसे? इसके लिए खास वेवलेंथ की यूवी लाइट की जरूरत होती है, जैसे सूरज की तेज रोशनी में मिलती है। तो आप इसे नियंत्रित तरीके से जैसे किसी रिसाइकलिंग प्लांट में एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। तो मतलब हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ। लेख में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के अलावा और भी संभावनाओं का जिक्र है जो शायद प्रदूषण से भी बड़ी बात हो सकती हैं, जैसे दवा के कैप्सूल या ऐसी कोटिंग्स जो अपने आप मिट जाएं। ये कैसे काम करेगा? यह इस तकनीक का सबसे रोमांचक पहलू हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा कैप्सूल जिसे आप खाते हैं और वो आपके शरीर में ठीक उस जगह और उस समय पर दवा रिलीज करता है जहां उसकी जरूरत है। वाह! इसे इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि पेट के एसिड या आंतों के खास एंजाइम के संपर्क में आने पर ही घुले। इससे दवा ज्यादा असरदार होगी और साइड इफेक्ट्स कम होंगे। या फिर ऐसी कोटिंग्स के बारे में सोचिए, शायद एक ऐसी पेंट की कोटिंग जो किसी जहाज पर लगाई जाए ताकि उस पर समुद्री जीव न चिपके और 1 साल बाद वो कोटिंग अपने आप घुल जाए और नई कोटिंग की जा सके बिना पुराने पेंट को खुरचने की मेहनत और प्रदूषण के। बिल्कुल, संभावनाएं अनंत हैं। ये तकनीक सिर्फ कचरे की समस्या को ही नहीं सुलझा रही, बल्कि नए स्मार्ट मटेरियल्स बनाने का रास्ता भी खोल रही है, जो अपने वातावरण के हिसाब से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये सब सुनने में तो किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है, लेकिन मेरा शक्की मन एक सवाल पूछ रहा है। पूछिए। इसमें कोई तो कमी होगी। अगर कोई चीज इतनी आसानी से टूट सकती है तो क्या वो सुरक्षित है? अगर ये प्लास्टिक टूटता है तो किस चीज में बदलता है? कहीं हम प्लास्टिक प्रदूषण की जगह किसी नए तरह के रासायनिक प्रदूषण तो नहीं फैला देंगे? ये सबसे जरूरी सवाल है और किसी भी जिम्मेदार वैज्ञानिक के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है। लेख के अनुसार शुरुआती लैब टेस्ट बताते हैं कि जब ये प्लास्टिक टूटता है तो उससे बनने वाला तरल पदार्थ जहरीला नहीं होता। लेकिन यहाँ लेकिन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी यही सोच रही थी। लैब में नॉन टॉक्सिक और असल दुनिया में सुरक्षित होने में बहुत फर्क हो सकता है ना? हाँ, माइक्रोप्लास्टिक की समस्या भी तो ऐसी ही शुरू हुई थी।
किसी ने सोचा नहीं था कि बड़े टुकड़े इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हमारे खाने और पानी तक पहुंच जाएंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वजह है कि लेख कहता है कि शोधकर्ता अब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मटेरियल के पूरे जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल में कोई खतरा ना हो। टूटने के बाद जो छोटे छोटे अणु बनते हैं, क्या वो लंबे समय में किसी जीव या इकोसिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाते हैं? क्या उनका कोई अप्रत्याशित असर हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। तो आगे का रास्ता साफ है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सुरक्षा की पूरी तरह से पुष्टि करना। हाँ। इसके अलावा टीम और किन चीजों पर काम कर रही है? दूसरा बड़ा कदम है इस तकनीक को पारंपरिक प्लास्टिक पर लागू करना। अभी ये एक खास तरह के पॉलीमर पर काम करती है। असली चुनौती और सफलता तब होगी जब इस मॉलिक्यूलर क्रीज वाली केमिस्ट्री को पॉलीथीन, जिससे हमारी थैलियां बनती हैं, हाँ, या पीईटी, जिससे बोतलें बनती हैं, जैसे रोजमर्रा के प्लास्टिक में शामिल किया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो इसका असर बहुत ही व्यापक होगा। और तीसरा, इसे बड़े पैमाने पर बनाने का सवाल। कोई भी खोज लैब में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे हमारी फैक्ट्रियों में आसानी से और सस्ते में नहीं बनाया जा सकता तो वो लैब में ही रह जाती है। सही बात है। क्या इसे मौजूदा निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जा सकता है? हाँ, ये व्यावहारिकता का सवाल है। शोधकर्ता इसी पर काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे इस नई रासायनिक प्रक्रिया को मौजूदा प्लास्टिक बनाने वाली मशीनों और फैक्ट्रियों में बिना बड़े बदलाव के इस्तेमाल किया जा सके। अगर उन्हें इसके लिए पूरी तरह से नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ी तो इसकी लागत बहुत बढ़ जाएगी और इसे अपनाना मुश्किल हो जाएगा। तो सुरक्षा, बड़े पैमाने पर उत्पादन और मौजूदा प्लास्टिक के साथ अनुकूलता, हाँ, ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां और अगले कदम हैं। तो प्रकृति में एक साधारण अवलोकन से शुरू हुई कहानी एक ऐसी क्रांतिकारी खोज तक पहुंच गई है जो प्लास्टिक को बनाने और उसके बारे में सोचने का हमारा तरीका ही बदल सकती है। एक ऐसा प्लास्टिक जो अपना काम करे और फिर सही समय पर गायब हो जाए। जैसा कि यूवे गु ने खुद कहा, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि एक साधारण पदयात्रा के दौरान आया विचार असल में इतना सफल हो गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बायोमिमिक्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। बायोमिमिक्री का मतलब है इंसानी समस्याओं को हल करने के लिए प्रकृति के अरबों वर्षों के अनुभव और डिजाइन से सीखना। ये हमारी सोच को हम प्लास्टिक कचरे को कैसे साफ करें से बदलकर हम ऐसा प्लास्टिक कैसे डिजाइन करें जो खुद को साफ कर ले। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हाँ, हम समस्या का इलाज करने के बजाय उसे जड़ से ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम हमेशा बाद में क्या होगा के बारे में सोचते हैं, जबकि ये खोज शुरू से ही सही डिजाइन करने पर जोर दे रही है। ठीक वैसे ही हम प्रकृति की तरह सोच रहे हैं जो कचरा नहीं बनाती। प्रकृति में हर चीज का अंत किसी दूसरी चीज की शुरुआत होती है। एक पत्ता जब टूटकर गिरता है तो वो कचरा नहीं बनता, वो मिट्टी के लिए खाद बन जाता है। इस खोज का अंतिम लक्ष्य भी यही है, एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी बनाना जहां हमारे बनाए मटेरियल्स इस्तेमाल के बाद समस्या ना बने बल्कि सिस्टम में वापस घुल मिल जाए। तो एक पार्क में टहलने से शुरू हुआ ये सफर हमें मटेरियल साइंस के भविष्य तक ले आया है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान हमारे चारों ओर प्रकृति में ही छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें सही नजर से देखने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और ये शोध प्लास्टिक को गायब करने पर केंद्रित है, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो कहीं ज्यादा बड़ा है, यानी किसी चीज को अंत के साथ डिजाइन करना। सोचिए, हमारी दुनिया में और कौन सी स्थायी समस्याएं हैं, चाहे वो डिजिटल कचरा हो या सामाजिक प्रणालियां, जिन्हें हम सिर्फ साफ करने या ठीक करने की कोशिश करने के बजाय शुरू से ही उनकी अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी के साथ फिर से डिजाइन करके हल कर सकते हैं।